हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्या और आज है 19 अप्रैल 2020 और देखते हैं आज कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है आज का हमारा मैटरहर्न माउंटेन। ये अभी न्यूज़ में है रिसेंटली, ठीक है, देखेंगे क्यों न्यूज़ में था और इससे रिलेटेड अलग फैक्ट्स जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। और दूसरा है एक नया नाटो मेंबर अभी ऐड हुआ है रिसेंटली जिसका नाम है नॉर्थ मैसिडोनिया। ये एक कंट्री है जो अभी नाटो में ऐड हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मैटरहर्न माउंटेन के बारे में। अभी हुआ क्या कि ये माउंटेन जो है ये इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा पे है, ठीक है। इटली कुछ मैं ज़रा यहाँ पे बनाता हूँ। इटली कुछ यूँ है इस तरीके से नीचे की ओर, इधर जो मेडिटरेनियन सी है ऐसे है, और इसके ऊपर जो है सटा हुआ इससे स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो इसकी सीमा पे एक पर्वत श्रेणी है, एक माउंटेन रेंज है जो कि निकलती है, उसका नाम है आल्प्स माउंटेन्स, ठीक है। ये आल्प्स माउंटेन्स इस सीमा से भी, इन दोनों देशों की सीमा से भी गुजरती है। कुल मिलाकर के तो ये आल्प्स जो रेंज है ये 8 देशों की सीमाओं से गुजरती है जो कि यूरोप में है, ठीक है। तो उन 8 देशों का नाम आपको पता होना चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। इस सीक्वेंस को आप एक बार देख जाइए क्योंकि एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। जब भी ऐसी कोई न्यूज़ होती है तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ये कंट्रीज़ हैं, इनको ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट इनको सीक्वेंस में लगाइए, या फिर आल्प्स रेंज जिन देशों से गुजरती है, जिन कंट्रीज से होकर गुजरती है, उनको ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट लगाइए। या फिर कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिससे आल्प्स माउंटेन गुजरती है या नहीं गुजरती है। तो इस तरीके से बहुत से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और सोल्यूशन सिर्फ एक है कि किन कंट्रीज से ये आल्प्स माउंटेन रेंज होकर गुजरती है, उन सभी देशों के नाम आप लिख लें, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, और एक बार उसमें देख जाएं मैप में, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट पूरा माउंटेन रेंज को देख लें कि कहाँ से कहाँ निकलती है। वो 8 कंट्रीज़ में से कुछ तो मुझे याद है, सारे अभी याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है। पहला तो है आपका ऑस्ट्रिया है, ये इटली और स्विट्जरलैंड तो हो ही गए, फ्रांस है, ठीक है, ऑस्ट्रिया है। तो ये कंट्रीज 4-5 मुझे याद है, इसके अलावा 2-3 और होंगी। इनको आप जो है नोट कर लेना और देखना कि किस सीक्वेंस में है ये, उसको एक बार आपको नज़र में बिठाना होगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पक्का आएगा, ये छूट नहीं सकता, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको मिलेगा, चाहे स्टेट सिविल सर्विस का हो चाहे यूपीएससी हो, कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा। इस बार तो मिलेगा ही मिलेगा, जब भी लॉकडाउन खुलेगा, जब भी एग्ज़ाम शुरू हो पाएंगे तब होगा ही होगा ये। तो मैटरहर्न माउंटेन जो है इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा पे है। माउंटेन की एक पीक है, ये माउंटेन रेंज तो बहुत बड़ी है लेकिन उसकी एक पीक है, और ये पीक इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा पे जो रेंज पड़ती है उस रेंज के ऊपर है, ठीक है, उस रेंज पर है मैटरहर्न माउंटेन। तो अभी हुआ क्या कि इंडिया सिंस आप देख रहे हो कि इंडिया, जापान, इटली, बहुत से कंट्रीज़ हैं जो कि कोविड-19 से जूझ रहे हैं। तो इंडिया ने जिस तरह का एफर्ट दिखाया है कोविड-19 से फाइट करने के अगेंस्ट, तो वो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जांपल की तरह है कि यहाँ पर केसेस, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी जैसी उम्मीद की जा सकती है कि अगर ज़रा सी लापरवाही होती है तो एक तरीके का विस्फोट ही हो सकता है यहाँ पर रोगियों की संख्या में, वो बहुत ही कम है उसकी तुलना में, और हमने काफ़ी हद तक इसको कंटेन भी किया है। एंड थैंक्स टू आवर अथॉरिटीज़ जो लगातार दिन रात ये काम कर रही हैं कि हमें इस चीज़ से बचा के रखा है। डॉक्टर्स हों चाहे पुलिस वाले हों, हैट्स ऑफ टू देम, सैल्यूट टू देम। तो उन सब की कोशिशों से भारत ने एक बहुत अच्छा इस समय परफॉर्म किया है इसको कंटेन करने में। हालांकि गिनती हो रही है, रोज़ लोग आ रहे हैं, नई नई गिनती में आ जा रहे हैं लोग जो कोविड-19 से ग्रसित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कंटेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है हमारा जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करना विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उसके अंडर रहते हुए देश की सरकार ने, देश के प्रशासन ने जिस तरीके से ये काम किया है वो काबिल तारीफ है, ठीक है। इसी चीज़ को सिग्निफाई करने के लिए, इस चीज़ को बताने के लिए कि इंडिया और कुछ और भी कंट्री जैसे जापान है, फ्रांस है, इन सभी कंट्रीज़ के कंट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए स्विट्जरलैंड में जो ये मैटरहर्न माउंटेन है, इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा पे, ये जो फ्लैग्स थे वो प्रोजेक्ट किए गए। एक प्रोजेक्टर से, एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लिया गया और माउंटेन के ऊपर उसको प्रोजेक्ट किया गया। तो केवल इंडिया ही नहीं, बहुत सी कंट्रीज़ के किए गए हैं, बट सिंस इंडिया का भी वहाँ प्रोजेक्ट किया गया है तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। इसलिए ये माउंटेन का नाम, और इसीलिए ये माउंटेन का नाम जो है न्यूज़ में है, और इसीलिए ये एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ यही है, इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा पे ये मैटरहर्न माउंटेन है, और करीब ये 4.79 किलोमीटर्स की ऊंचाई है इसकी, ठीक है, जो ये मैटरहर्न माउंटेन है, जो पीक है। उसके अलावा आल्प्स रेंज की, जो आल्प्स माउंटेन रेंज है, उसमें जो सबसे बड़ी पीक है
ये तो मैटरहर्न माउंटेन की बात हो गई। उसके अलावा जो सबसे बड़ी पीक है, किसी न किसी माउंटेन रेंज की कोई ना कोई एक बड़ी पीक तो होगी, तो सबसे ऊंची पीक जो है उसका नाम है माउंट ब्लैंक। ये भी आप याद रखना, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि सबसे ऊंची जो पीक है वो कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आल्प्स माउंटेन की, उसका नाम है माउंट ब्लैंक। ये भी बहुत एग्जाम में आने लायक अच्छा क्वेश्चन है। और किन देशों से होकर ये गुजरती है, ये माउंटेन रेंज किन किन देशों से गुजरती है, ये भी आप देख लेना। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, इतने के अंदर आपको एक ना एक क्वेश्चन इसमें से कहीं से भी घुमा फिरा के किसी भी एक चीज़ को लेकर के वो पूछ सकते हैं। मैटरहर्न माउंटेन हो सकता है, वो हाईएस्ट पीक हो सकती है, ये जो माउंटेन रेंज है आल्प्स की, ये कहाँ कहाँ से निकलती है, ये हो सकता है। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। इसको, ये एक ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है, तो ज्योग्राफी के सेक्शन में इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, जो अगर इतनी चीज़ें बेसिक पता हैं, इतनी भी पता है, इसके अलावा भी बहुत आपको पढ़ना चाहिए, इसमें जाकर देखना चाहिए आसपास के इलाके, उनकी लोकेशंस और कौन कौन से रेंजेस और हैं आसपास, वो सब देखना चाहिए। बट इतना मिनिमम है, बेयर मिनिमम है, जिसमें कि अगर कुछ आता है तो इसके अंदर से आ जाना चाहिए, आ जाएगा इसके अंदर से। बट इससे आगे भी आप देख सकते हैं, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, दूसरा देखते हैं, छोटा सा आइटम है, ये न्यूज़ आइटम है। दूसरा है न्यू नाटो मेंबर। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो अटलांटिक ओशियन के आसपास जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन सभी कंट्रीज़ ने आपस में मिल करके एक ऐसा ग्रुप बनाया है, एक ऐसा गैंग बनाया है, जो ये कहता है कि हम सब गैंग में जितने भी लोग हैं, इनमें से हम पे किसी एक पे हमला होगा तो हम उसे पूरे गैंग पे हमला मानेंगे। ठीक है, और हम सारे मिल करके उस देश को मजा चखाएंगे, उसके अगेंस्ट हमला करेंगे जिसने हम में से किसी के भी ऊपर हमला किया होगा। तो ये नाटो का जो है एक ट्रीटी है, ये बनी थी इसलिए बिकॉज ऑफ जो रसिया और जो सोवियत यूनियन था और जो हमारा अमेरिका था, यूएसए था, इनके बीच में जो कोल्ड वॉर चलती रहती थी और जिससे एक दूसरे को डर लगा रहता था, तो इन्होंने जो है अपने उस डर को, डर नहीं कह सकते, एक तरह की स्ट्रेटजी है कि हाँ, वो लोग अगर मिल करके कोई ग्रुप बना लेते हैं और हम पर हमला करते हैं, हमारे सपोर्टिव कंट्रीज़ में हमला करते हैं, तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने अपना नाटो जो है ग्रुप, एक एलाइड ग्रुप बनाया जिसका नाम है नाटो, और इसमें कंट्रीज जुड़ते रहते हैं, हटना चाहे हट सकते हैं, नई कंट्रीज ऐड होती हैं। अभी इस समय इस नाटो में एक नई कंट्री ऐड हुई है जिसका नाम है नॉर्थ मैसिडोनिया। ठीक है, ये कंट्री का नाम इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और दूसरी चीज़ कौन सी इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि अब नाटो में कुल कितने मेंबर हो गए हैं। तो पहले 29 थे, अब इनके आने के बाद, नॉर्थ मैसिडोनिया के आने के बाद, अब ये टोटल कंट्रीज जो हो गई हैं नाटो में, वो हो गई हैं 30। ठीक है, तो 30 मेंबर्स, और नॉर्थ मैसिडोनिया अभी बना है, अभी जो है बना नहीं है, अभी नाटो में शामिल हुआ है। इससे पहले कौन शामिल हुआ था, इससे पहले शामिल हुआ था मॉन्टेनीग्रो। इसका नाम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि अभी तो नॉर्थ मैसिडोनिया है, लेकिन इससे ठीक पहले कौन सा देश इसमें शामिल हुआ था, मॉन्टेनीग्रो हुआ था। वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके आसपास ही पड़ता है, नॉर्थ मैसिडोनिया के आसपास ही वो कंट्री पड़ती है, मॉन्टेनीग्रो। ठीक है, और उस जगह का इम्पोर्टेंस, जहाँ पे मॉन्टेनीग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया, ये सारी कंट्रीज जहाँ पर हैं, भौगोलिक दृष्टिकोण से आसपास ये हैं, तो सिंस ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है और इनमें अधिकतर कंट्रीज़ नाटो का मेंबर हैं, नाटो के मेंबर हैं, तो ये जगह केवल ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से तो नहीं, ज्योग्राफी तो है ही, उसके पर्सपेक्टिव से, वो तो एग्ज़ाम का पर्सपेक्टिव है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है, जहाँ पे एक ग्रुप है कुछ देशों का, जो सारे के सारे खास ग्रुप के मेंबर हैं, और वो भी तब जब ये सारे मेंबर हैं उसके नाटो के, लेकिन बीच में एक अकेला देश है कोई, जिसका नाम है सर्बिया। सर्बिया एक देश है, इसके आसपास जो है कई कंट्रीज़ हैं, उन्हीं में से एक है नॉर्थ मैसिडोनिया, और आसपास है मॉन्टेनीग्रो, और काफ़ी कंट्रीज़ हैं, मॉन्टेनीग्रो हो गई, हंगरी हो गई, ये सारी कंट्रीज़ हैं आसपास इसके, वो सारी की सारी जो है नाटो में शामिल है, बस यही सर्बिया नाटो में शामिल नहीं है। और ये सर्बिया नाटो मेंबर्स के अगेंस्ट है, मतलब उनसे इनकी बनती नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसकी अमेरिका से नहीं बनती, नाटो अमेरिका का ही एक इनिशिएटिव मानो आप इसे। ठीक है, तो सर्बिया जो है वो नाटो से इतना ज़्यादा नज़दीकी नहीं रखता। इस वजह से क्या है कि अब सर्बिया जब जो कि नज़दीकी नहीं रखता, उसके नीचे जो कंट्री थी, जो हम आपकी नॉर्थ मैसिडोनिया है, और आसपास जो कंट्रीज़ हैं, उनके जुड़ जाने से ये जगह स्ट्रेटजिक रूप में ये जगह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए ये लोकेशन और इसके आसपास की कंट्रीज़, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, सर्बिया के ईस्ट में कौन सी है, वेस्ट में कौन सी है, और नॉर्थ मैसिडोनिया के नॉर्थ में कौन सी है, साउथ में कौन सी है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके जब मैं नॉर्थ मैसेडोनिया की बात करता हूँ तो नॉर्थ मैसेडोनिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि नॉर्थ मैसेडोनिया के नॉर्थ में कौन सी कंट्री है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि नॉर्थ मैसेडोनिया के साउथ में कौन सी कंट्री है। और उसका रीज़न है ये, अगर नॉर्थ मैसेडोनिया हमारा ये है ना, ये नॉर्थ मैसेडोनिया अगर है तो नीचे पता है कौन सी कंट्री है, नीचे है ग्रीस, यानी नॉर्थ मैसेडोनिया के साउथ में ऐसे होता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट मैप में, ठीक है। तो ग्रीस जो है ये बिल्कुल जो आपका मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर जिसको कहते हैं, मेडिटेरेनियन सी से लगा हुआ है। और ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस, ठीक है। तो ग्रीस जो है वो नीचे है, साउथ में है, नॉर्थ मैसेडोनिया के साउथ में। और इसके बारे में पूछा जाना जरूरी क्यों है, पूछा क्यों जा सकता है, क्योंकि नॉर्थ मैसेडोनिया और ग्रीस का रिलेशन केवल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इंटरनेशनल पॉलिटी सब कुछ शामिल है। तो ये जगह इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके पहले जो टॉपिक स्टडी किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि पूछा क्यों गया है। ऐसे तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कुछ भी न्यूज़ में रहता है, अगर आप उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या जितने भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, अगर उससे कहीं पर भी जोड़कर आप आराम से देख पा रहे हो, तो ये आप समझ जाओ कि आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी से ये पूछने की कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यू विल योरसेल्फ नो कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। अब इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये जो ग्रीस है ये नॉर्थ मैसेडोनिया के साउथ में है। ये जो ग्रीस था इसमें एक जगह थी जिसका नाम था मैसेडोनिया। इसी में ग्रीस में ऊपर की ओर मैसेडोनिया नाम की एक जगह थी जहाँ पे सिकंदर का जन्म हुआ था, अलेक्जेंडर का, ठीक है। वहाँ पे सिकंदर का जन्म हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि इस मैसेडोनिया का जो ये इलाका था, ग्रीस का ये जो इलाका था मैसेडोनिया, यहाँ पे जन्म हुआ, लेकिन ऊपर जो इलाका था ना, जो ग्रीस से ऊपर सटा हुआ था, इस इलाके ने भी ये कहा कि हम भी मैसेडोनियंस ही हैं, हम भी मैसेडोनिया के ही हैं और हमारे पूर्वज थे ये सिकंदर महान, ठीक है। तो इन्होंने भी क्लेम करना शुरू किया। जब इन्होंने क्लेम करना शुरू किया तो ग्रीस जो कि नाटो का मेंबर था, उसने ये बोला कि अगर आप अपने आप को मैसेडोनिया कहते रहोगे तो हम आपको नाटो में सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी इस नाटो में आपकी मेंबरशिप के लिए जब वोटिंग होगी तो हम वोट नहीं डालेंगे, अगेंस्ट में डालेंगे। जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि मैसेडोनिया पार्ट नहीं बन पा रहा था, ठीक है। तो ग्रीस और मैसेडोनिया के बीच में एक समझौता हुआ कि अगर तुम्हें नाटो का मेंबर बनना है, ग्रीस ने बोला मैसेडोनिया को कि अगर तुम्हें नाटो का मेंबर बनना है तो तुम अपने आप को मैसेडोनिया नहीं कहोगे, मैसेडोनिया हमारे देश में वही जगह का नाम होगा, उसी जगह का नाम रहेगा जहाँ के सिकंदर थे। आप अपने आप को मैसेडोनियंस नहीं कहोगे, सिकंदर के एंसेस्टर अपने आप को नहीं, सिकंदर को अपना एंसेस्टर नहीं बताओगे, अपने पूर्वजों में नहीं गिनोगे उन्हें। तो इस बात को लेकर के काफ़ी दिनों तक तनातनी चली। फाइनली क्या हुआ, मैसेडोनिया ने कहा कि ठीक है, हम अपने आप को मैसेडोनिया नहीं कहेंगे, हम अपने आप को कहेंगे नॉर्थ मैसेडोनिया, यानी उत्तरी मैसेडोनिया हमारा नाम होगा हमारे देश का। जब इन्होंने इस शर्त को मान लिया कि हमारे देश का नाम उत्तरी मैसेडोनिया होगा, तो ग्रीस ने इसको सपोर्ट कर दिया और आज की तारीख में नॉर्थ मैसेडोनिया नाटो का मेंबर हो गया, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, ये पूरी कहानी है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। और अब देखते हैं पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से क्या है। पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से ये है कि नॉर्थ मैसेडोनिया के ऊपर ना पास में यहाँ पे एक और देश है जिसका नाम है कोसोवो, ठीक है। इस देश का नाम है कोसोवो। कोसोवो को भारत एक देश नहीं मानता। क्यों? क्योंकि कोसोवो जो हमारा रशिया है, रशिया के साथ भारत की दोस्ती है और रशिया कहता है कि कोसोवो को मैं अपना देश नहीं, मैं कोई एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता। कोसोवो वाले खुद को कहते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, लेकिन रशिया नहीं मानता कि तुम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो। अब रशिया के साथ भारत की दोस्ती है तो भारत भी कोसोवो को एक देश की तरह मान्यता नहीं देता। अब ये कोसोवो जो है ये सर्बिया से लगा हुआ है, सर्बिया ऊपर है, कोसोवो नीचे, ठीक है। सर्बिया के नीचे का इलाका ये कोसोवो, ठीक है। इस कोसोवो पे रूस अपना अधिकार बताता है कि ये हमारा एरिया है। अब समस्या ये हो रही है कि कोसोवो जब यहाँ है, सर्बिया जब यहाँ है, तो ये जो इस पे अपना अधिकार जमाने की बात कर रहे हैं कोसोवो पे, सर्बिया जो कि रूस के नज़दीक है, जब ये अधिकार जमाने की बात करेगा रूस, तो सर्बिया से उसको हेल्प लेनी होगी। अगर हेल्प लेगा सर्बिया तो हेल्प कर देगा, लेकिन आसपास के जो देश हैं कोसोवो के आसपास, यहाँ पे हंगरी है, यहाँ पे ये ग्रीस हो गया, नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया, मोंटेनिग्रो हो गए, ये सारी कंट्रीज़
जब नाटो को सपोर्ट करेंगी यानी अमेरिका को सपोर्ट करेंगी यूएसए को, तो यहाँ पे कोसोवो सर्बिया, यहाँ पे सर्बिया जो कि रूस की हेल्प करेगा, या फिर ये कहो कि जो रूस की यहाँ पे पकड़ है वो क्या होगी, कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए रूस के लिए, रशिया जैसी कंट्री के लिए ये एक चैलेंज खड़ा हुआ है। ठीक है, तो चैलेंज क्या होगा आगे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में 2-3 बातें पूछी जा सकती हैं रिटन एग्जाम में, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि इसकी हिस्ट्री क्या है और यहाँ पे जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से रशिया का क्या प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी होगी रशिया के लिए। ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ नया नाटो मेंबर नॉर्थ मैसेडोनिया होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका नाम पता होना और कितने मेंबर हो गए इतना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके आसपास का एरिया मैप में बहुत अच्छे से देखना होगा। पूरा मैप खोलिए, मैप खोल के देखिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि नाटो में हैं इसके आसपास की, और सर्बिया कितना बड़ा है, कोसोवो की हिस्ट्री क्या है, ये आप देख सकते हैं कि कोसोवो का क्या इतिहास रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आप नोट कर सकें नोट कर लीजिए। और आज के लिए बस यही 2 टॉपिक हैं, और ये दोनों बहुत से टॉपिक्स पे भारी हैं, और ये दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको मिलने ही वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस यही 2 टॉपिक हैं, और कल मैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।